सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, जो कि आपके लाइफ प्रोसेस का अगला टॉपिक है। तो आइए हम लोग रेस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज़ होगा। किस फॉर्म में होगा एनर्जी रिलीज़? एटीपी के फॉर्म में होगा। कैसे होगा हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द breakdown of food for energy। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। पिछले वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा? हमने फूड को इंजेस्ट किया, प्लांट ने क्या किया? फूड बनाया, ग्लूकोज। अब जो प्लांट में जो हमने पढ़ा कि प्लांट में जो एक्सेस ग्लूकोज था वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च के फॉर्म में। हमारे बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अमाइनो एसिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज सबके बारे में पढ़ा। तो अब एब्जॉर्ब हो गए, बॉडी के हर एक सेल में चले गए। अब क्या होगा? सेल उनका यूज़ करेगा। हम बार बार यूज़ करते हैं, रिटर्न यूज़ करेगा। कैसे यूज़ करेगा? उस फूड का, उस एब्जॉर्ब फूड का ब्रेकडाउन करेगा। क्या करेगा? ब्रेकडाउन। उसी ब्रेकडाउन के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होगा, उस इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? तो जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है वो अगर सेल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद कर रहा है, उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर वो फूड का ब्रेकडाउन सेल बिना O2 को यूज़ किए हुए या जिस इन्वायरमेंट में O2 नहीं है, अगर उस इन्वायरमेंट में कर रहा है, तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ O2। ये क्या है? occurs या happens in absence of O2। सिंपल अगर हम लोग हिंदी में समझें इसको, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसको होने के लिए O2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो एरोबिक है उसमें O2 की रिक्वायरमेंट है। चलिए ठीक है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो एक में O2 का यूज़ नहीं हो रहा है, एक में हो रहा है, तो एनर्जी में चेंज होगा। ये हम लोग कह सकते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इससे जो एनर्जी निकलता है, रिलीज मोर एनर्जी, करीब 36 to 38 ATP, 36 to 38 ATP एनर्जी रिलीज होगा। किससे? एरोबिक रेस्पिरेशन से। और एनारोबिक में क्या होगा? कंपैरेटिवली लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, लेस एनर्जी मतलब कितना? मात्र 2 ATP। अब आप खुद बता सकते हैं कि एक में 2 ATP का रिलीज़ हो रहा है और एक में 36 से लेकर 38 ATP तक का रिलीज़ हो रहा है। तो ज़्यादा बेहतर कौन है, ज़्यादा बढ़िया कौन है? तो ज़्यादा बढ़िया कौन है? एरोबिक रेस्पिरेशन। बढ़िया कहने का मतलब एनर्जी के रिस्पेक्ट में कौन ज़्यादा एनर्जी देगा।
अब कैसे ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, जो फूड है उसका ब्रेकडाउन किस प्रोसेस से होगा, तो हम लोग उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग उस प्रोसेस को स्टडी करते हैं। उससे पहले एक और बात इन्हीं में बता देते हैं, डिफरेंस क्या है इसमें होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन, CO2 and H2O is released, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और CO2 और H2O एंड एनर्जी, CO2 H2O प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अब ये कैसा होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट होगा और CO2 प्लस एनर्जी रिलीज्ड। और इतना पढ़ लिए तो एक और टर्म जान लेते हैं, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ O2। ये क्या है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ O2। एक ऐसा रिस्पिरेशन होता है या एक ऐसा टाइप होता है, टाइप कहिए या उसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि इसमें ऑक्सीजन है इसमें नहीं है। अगर ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है, बहुत कम, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन, उसमें जो रिस्पायरेशन होगा, इसमें क्या बना, CO2 H2O। इसमें क्या बना, CO2 प्लस एनर्जी प्लस इथेनॉल। इथेनॉल मतलब C2H5OH। लेकिन एक ऐसा होगा रेस्पायरेशन जिसमें लैक ऑफ O2 है लेकिन बहुत कम अमाउंट में है, बहुत लेस अमाउंट में है। इसमें क्या होगा, खैर इसको हम लोग अभी नहीं, इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन का प्रोसेस। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, कैसे होगा रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन तो होना है सबका, प्रोटीन्स का भी, मतलब अमाइनो एसिड्स का भी, फैट्स का भी, ग्लूकोज का भी यानी कार्बोहाइड्रेट का भी। ग्लूकोज को हम लोग यहाँ मानकर हम लोग उसका ब्रेकडाउन देखते हैं। तो जो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड है, मतलब 6 कार्बन है, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेकडाउन होगा, या वो उसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ कितना है, 6 कार्बन, यहाँ कितना है, 3 कार्बन, तो कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो पायरुविक एसिड निकलेगा, कितना फॉर्म होगा, 2, और प्लस कुछ अमाउंट में एनर्जी भी फॉर्म होता है। तो लोग इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन यूज़ होगा कि नहीं होगा, तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि ये जो रिएक्शन है इसमें नो O2 इज़ यूटिलाइज्ड। इसमें जो O2 है उसका यूज़ नहीं होगा। तो अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, अगर इसमें O2 यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये रिएक्शन तो दोनों में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में तो होगा ही, साथ साथ एनारोबिक में भी होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑक्सीजन होगा तब भी होगा, नहीं होगा तब भी होगा।
तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज हुआ, ये O2 पे डिपेंडेंट नहीं है या इसमें O2 का यूज़ नहीं होता है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, इस ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। तो ग्लाइकोलिसिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, हेंस इट इज कॉमन प्रोसेस फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए समझ में आ गया। अब क्या होगा? पायरुविक एसिड है। अब इस पायरुविक एसिड का 3 रास्ता है, 3 पाथ है, 3 में से कोई भी एक हो सकता है। क्या क्या होगा आइए हम लोग उसको जान लेते हैं। तो जो पायरुविक एसिड है इसका फर्स्ट पाथ, सेकंड और थर्ड। पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2 मतलब एरोबिक टाइप का। ठीक है, कैसा होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन। बनेगा क्या क्या? कंप्लीट ऑक्सीडेशन का ही रिजल्ट होता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? यह है कौन सा कंडीशन? ये फर्स्ट कंडीशन, ये पहला रास्ता है। ये किस में होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? ये होगा। दूसरा क्या कंडीशन है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट हुआ तो क्या बनेगा? CO2 तो बनेगा ही, CO2 प्लस इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल प्लस एनर्जी। वाटर रिलीज नहीं हुआ। इथेनॉल का फॉर्मूला आप लोग केमिस्ट्री में पढ़िएगा, C2H5OH। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ये इथेनॉल बनने का जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में फर्मेंटेशन होगा। और कौन करेगा? मेनली यीस्ट करेगा। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कौन करेगा? यीस्ट। कौन सा प्रोसेस? पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन इथेनॉल, CO2 और एनर्जी निकालने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ O2, प्रोसेस फर्मेंटेशन। अब थर्ड जो पाथ है वो क्या होगा? तो थर्ड पाथ जो होगा वो होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। लैक ऑफ ऑक्सीजन O2। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन है लेकिन कम है। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा CO2 नहीं बनेगा। इसमें CO2 नहीं बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब हम लोग पढ़ तो लिए कि O2 होगा तो ये होगा। अब हम लोग समझ गए कि O2 होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस है, एब्सेंस ऑफ O2 है तो ये बनेगा। लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन है। लैक कब होगा? कमी कब होगा? तो जब हमारा बॉडी, सपोज कोई इंसान जिम गया, जिम में वो हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, मसल्स को एक्सरसाइज हो रहा है, मसल्स का जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो लार्ज अमाउंट पे हो रहा है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है। तो उस समय पे उसके जो बॉडी, उसका जो मसल्स है वो, उसके पास उतना समय, उसको एनर्जी ख़त्म हो गया उसका, तो उसके पास उतना समय नहीं है कि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा के एनर्जी रिलीज़ होगा उसमें। तो
उस समय क्या होता है, जब हम लोग कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेनियस वर्क कर रहे हैं जिसमें लोड ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा है, तो जो मसल्स है वो कम ऑक्सीजन में ही जो होता है वो ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुविक एसिड का, किसमें, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। वो एनर्जी तुरंत चाहिए इसलिए वो तुरंत बॉडी उसको यूज़ करता है, लेकिन जो एनर्जी होगा वो कम होगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगा वो इसमें होगा, मोस्ट, इसमें 2 ATP होगा। इसमें एनर्जी है लेकिन कम है, ठीक है। तो ये होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए। अब हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा कैसे बॉडी में? प्लांट है तो प्लांट में O2 कैसे आएगा? हम लोग ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में O2 कैसे आएगा? तो उस प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो आइए हम लोग उस प्रोसेस को पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रीदिंग। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड में टूट गया। क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगा ATP और NADPH के फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो, नो O2 इज यूटिलाइज्ड। हेंस यहाँ लिख देते हैं, कॉमन स्टेप फॉर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। अब पायरुविक एसिड का 3 पाथ है। पायरुविक एसिड बनेगा सारे ऑर्गेनिज्म में पायरुविक एसिड। अगर वो ऑर्गेनिज्म O2 के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन कर रहा है तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अगर एब्सेंस ऑफ O2 है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, CO2 इथेनॉल बनेगा। प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन। कहाँ होगा? ईस्ट में होगा। लैक ऑफ O2 है तो लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगा। ये कब बनेगा? जब हमारा बॉडी जो है वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहा है। एक एग्जांपल है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहा है तो उस टाइम उसको एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी क्या होगा? बॉडी पायरुविक एसिड को सिंपल जो है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में चेंज कर देगी। तो ये था आपका पूरा रेस्पायरेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग। आखिर ये O2 आएगा कैसे? CO2 का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्या होगा बॉडी में। तो आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। कैसा प्रोसेस है ये भी आप यहाँ देख लीजिए। कैटाबॉलिक प्रोसेस। आपके बुक में एक स्क्वायर बना के दिया हुआ ATP के बारे में, तो आइए हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो एनर्जी निकला, सबसे पहले जो ATP है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहने का मतलब कि एक इस ATP में 3 फॉस्फेट होगा। ट्राई मतलब 3, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सपोज हम वर्क कर रहे हैं, हम एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, तो एनर्जी हमें मिलता कैसे है ATP से? तो जो ATP का जो ये फॉस्फेट है टर्मिनल वाला, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल फॉस्फेट। ये टूट जाता है तो क्या बनेगा? अगर ATP है, टर्मिनल फॉस्फेट जो है वो टूट जा रहा है तो क्या बनेगा? अब ट्राई था तो 3, अब 2 बचा तो क्या? डाई। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया। अब सपोज हमें और एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, और एनर्जी चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ठीक है।
ADP, ये भी टूट जाएगा, बनेगा क्या, AMP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट बोलते हैं उसको। लेकिन अब अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि इस बॉन्ड से उतना एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा जितना इस बॉन्ड को बनाने में लगा है। जितना बॉन्ड इस पहले वाले फॉस्फेट और इसके बीच एनर्जी बना है, सॉरी, पहले वाले फॉस्फेट में और इस एडेनोसाइन में जो एनर्जी लगा है बॉन्ड बनाने में, इस बॉन्ड को जो एनर्जी लगा है उतना एनर्जी नहीं रिलीज़ होगा या उससे ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो। इसीलिए हम लोग ये बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, AMP तक रह जाएगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाएगा। खैर आपको AMP भी जानने की ज़रूरत नहीं है, मोनोफॉस्फेट आपको इतना ही जानना है, तो इतना में हम लोग बात करते हैं। अब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया, और क्या रिलीज़ हुआ, एनर्जी रिलीज़ हो गया। लेकिन अब सपोज़ हमारे बॉडी में हमने खाना खाया, रेस्पिरेशन हुआ, अब्जॉर्ब फूड का, अब एनर्जी निकला, एनर्जी रिलीज़ हुआ, तो अब इस रिलीज्ड एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज़ हुआ वो क्या करेगा, इस ADP और इस जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसको जोड़ देगा, वो एनर्जी इसमें लगेगा और फिर ये क्या बना देगा, ATP। और जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, जब हमें नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो इस फिर ADP में टूट जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा जो हमारा बॉडी यूटिलाइज़ करेगा अपना फंक्शन करने में। तो ATP को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्यों बोलते हैं हमने जाना। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रीदिंग के बारे में, तो आइए ब्रीदिंग के बारे में पढ़ते हैं। ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने पढ़ा रेस्पिरेशन में कि हमें एनर्जी मिलेगा O2 से, O2 के हेल्प से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, उससे एनर्जी रिलीज़ होगा। लेकिन ये O2 आएगा कहाँ से, कैसे हम अपने बॉडी के अंदर लेंगे, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वही सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच O2 is inhaled or inhalation of O2 and CO2 is exhaled. ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें O2 का इन्हेलेशन, मतलब O2 को अपने अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, और CO2 को अपने बॉडी से बाहर एक्सहेल करते हैं। प्रोसेस का नाम क्या है, ब्रीदिंग। तो हम ह्यूमन से ब्रीदिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक प्लांट के बारे में जान लेते हैं कि जो प्लांट का सेल है, अगर हम लोग उस प्लांट के सेल को ऑब्जर्व करें तो प्लांट का सेल अगर है तो उसमें तो प्लास्टिड भी है। प्लास्टिड कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ठीक है, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज होता है, हम लोग पढ़े थे, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ग्लूकोज बनता है। हम लोग यहाँ ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि हम रेस्पिरेशन के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन हुआ, रिलीज़ हुआ इससे,
तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 यूज़ होता है। यह है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है ये। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पायरेशन। ठीक है, क्या करता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। बैलेंस नहीं कर रहे, बैलेंस आप लोग कर लीजिए। तो रेस्पायरेशन में यूज़ क्या हुआ, O2। और अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखें तो CO2 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। यहाँ लोग 12 H2O लेते हैं, याद रखना है आपको। क्यों लेते हैं, क्योंकि एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 H2O चाहिए। खैर, तो डे टाइम में, मॉर्निंग में, नून में, जब सनलाइट है जब तक, तब तक प्लांट क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा, क्लोरोफिल H2O का फोटोलाइसिस करवाएगा, उससे क्या रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स, और फिर CO2 का रिडक्शन होगा ग्लूकोज में। ये डे टाइम का बात है। फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। नाम ही क्या है, फोटोसिंथेसिस। लाइट होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन रेस्पायरेशन में ऐसा कोई फंडा नहीं है। रेस्पायरेशन हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लाइट हो या ना हो। जब प्लांट को एनर्जी चाहिए वो रेस्पायरेशन करेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा। अब समझिए, मॉर्निंग में क्या है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करेगा। डे टाइम का बात है, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम। और इससे जो CO2 रिलीज होगा, रिलीज्ड CO2, इसको क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट यूज़ करेगा। इस CO2 जो CO, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस H2O, इसका क्या है, O2। यह है रेस्पायरेशन का, यह है फोटोसिंथेसिस का। तो दिन के टाइम में तो मैनेज हो गया, चलिए ठीक है, ये ऑक्सीजन इसको दिया, ये CO2 इसको दिया। अब रात में क्या होता है, नाइट टाइम में, नाइट टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो O2 निकलेगा नहीं, रिलीज़ नहीं होगा। लेकिन रेस्पायरेशन तो हो रहा है, इससे तो CO2 निकलेगा ही निकलेगा। तो रात के टाइम में जो प्लांट होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज करता है एज कंपेयर टू डे टाइम, बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम the CO2 released by the process of respiration is used by the chloroplast for the process of photosynthesis। जो डे टाइम में रेस्पायरेशन में जो CO2 रिलीज हुआ उसको क्लोरोप्लास्ट यूज़ करेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और उस CO2 को फिक्स कर देगा। और जो CO2 को चाहिए, अगर सपोज, तो हम लोग पढ़े थे कि लीफ पे स्टोमाटा होता है, पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो ये था प्लांट में O2 CO2 का रिलीज, गेन कैसे क्या होगा। CO2 चाहिए तो क्या करेगा, प्लांट CO2 तो खैर रेस्पिरेशन से मिल ही रहा है, और अगर और चाहिए तो स्टोमाटा ओपन होगा, CO2 अंदर आएगा। वैसे ही अगर ऑक्सीजन रिलीज़ करना है तो क्या करेगा, O2 बाहर निकलेगा उसी से, स्टोमाटा से। तो स्टोमाटा इज़ अ मीडियम फॉर गैसेस एक्सचेंज, एक रास्ता है, एक पाथ है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होगा, और जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट हैं, उनमें क्या होगा, हम ऑक्सीजन क्या लेंगे, हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे। प्लांट जो टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पे प्लांट है, वो कहाँ से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। लेकिन जो वाटर में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग खैर यहाँ एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे। हम लोग ले रहे हैं, हम लोग लैंड पे रहते हैं तो हम लोग इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जो
जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जलीय जीव हैं, जो जल में रहते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो वो ऑक्सीजन जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, उसको इनहेल करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में जितना ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो उससे बचने के लिए, उसको ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए, ऑक्सीजन तो कम है पानी में भाई, लेकिन ज़िंदा तो रहना है, तो उससे बचने के लिए जो एनिमल्स होते हैं वाटर में, उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी O2 लेते हैं, जल्दी जल्दी CO2 एक्सहेल करते हैं। जैसे हमने बाबा रामदेव का योग देखा होगा आप लोगों ने, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट होता है। क्यों होता है? ताकि ऑक्सीजन जितना भी आए और CO2 जितना भी है वो एक्सहेल हो जाए। फिर वो उस डिज़ोल्व O2 को जो लिए उसको गिल्स के पास जाता है, वो वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है। वो हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि कैसे जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में कैसे जाता है, फिशेस में या एक्वेटिक एनिमल्स में। हमें यहाँ मेन पढ़ना है ह्यूमंस के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। तो जो ह्यूमंस हैं, अब हम लोग ये बात करते हैं यहाँ पे इन ह्यूमंस। lungs is an organ of breathing. Breathing is performed in or by lungs. मोर एक्यूरेट होगा, बाई लिख देते हैं हम लोग यहाँ, बाय लंग्स। जो ब्रीदिंग है वो कहाँ से होगा? लंग्स से होगा। अब कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। हमने इनहेल किया, O2 जो है वो अंदर गया, पाथ क्या होगा, कैसे जाएगा? तो सबसे पहले जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, हमारे जो नोस्ट्रिल्स हैं उनसे एयर अंदर गया। जो पाथ है, ये चैम्बर जो पूरा नेज़ल चैम्बर, इसमें फाइन हेयर होते हैं, म्यूकस भी होता है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एयर में, वो जो हेयर्स है और म्यूकस है वो उनको अंदर नहीं जाने देते, वो इनको यहीं पे रोक लेते हैं, और जो क्लीन एयर है वो हम अंदर इनहेल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पाथ लिख लेते हैं। खैर आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नोस्ट्रिल्स है, कहाँ गया? यहाँ से नज़ल चैम्बर में गया। चैम्बर जो है नेज़ल चैम्बर से गया फेरिंग्स में। फेरिंग्स कौन सा? लैरिंगोफेरिंग्स। ये आपको पढ़ना है 11th में, जब आप पढ़िएगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। खैर फेरिंग्स में गया, यहाँ से कहाँ जाएगा? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा? ब्रोंकियोल्स में। और फाइनली कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। जो गैसियस एक्सचेंज होगा, जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा, वो कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। तो सपोज़ हम लोगों ने सांस लिया, मतलब वो इनहेल किया, नोस्ट्रिल से अंदर गया, नजल चैम्बर है, यहाँ पे क्या क्या होंगे? हेयर्स होंगे और म्यूकस होगा। जो डस्ट पार्टिकल उसको रोक लेगा और क्लीन एयर अंदर आएगा। चलिए अंदर आया, अब क्या है? फेरिंग्स में आया, कॉमन ओपनिंग है। उसके बाद कहाँ आया? लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स, क्योंकि जो साउंड हम लोग, जो आवाज़ अभी जो बोल रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रही है, वो कहाँ से रिलीज बनता है, या उसको बोलते हैं फॉर्म होता है लैरिंग्स में से। लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स।
इसमें कुछ कार्टिलेजिनस फ्लैप्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। खैर वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है 11th में जब आप जाइएगा। तो अब लैरिंक्स से कहाँ आया? ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, या हाँ ऑर्गन ही बोलिए, मतलब ट्यूबुलर मतलब ऐसा। ठीक है, यहाँ तक लैरिंक्स फैरिंक्स, इसके बाद यहाँ तक ट्रैकिया। कहाँ तक ट्रैकिया? अगर आप अपने चेस्ट को टच करते हैं तो जहाँ आपको हार्ड लग रहा है यहाँ तक, इसके बाद जहाँ ये बोन ख़त्म होता है यहाँ तक ट्रैकिया होता है। इसके बाद ये डिवाइड कर जाता है। ब्रोंकाई में। तो खैर अभी हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया के ऊपर आते हैं। इसमें क्या होगा? कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे। कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कैसे होंगे? देखिए इस टाइप के होंगे। कंप्लीट नहीं होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। कुछ यहाँ पे भी होते हैं बस, और ज़्यादा नहीं। मतलब ट्रैकिया में ही होंगे मेनली। कुछ रिंग्स ब्रोंकाई में भी होते हैं। इनकम्प्लीट हैं। इनकम्प्लीट करने का मतलब आगे की ओर तो हैं, लेकिन जब कंप्लीट मतलब कैसा? कंप्लीट सर्कल इस टाइप का होगा। अगर ये ट्रैकिया है तो कंप्लीट मतलब क्या? चारों ओर से इसको सराउंड करेगा, कंप्लीट। लेकिन इनकम्प्लीट है, इधर से है लेकिन इसके डॉर्सल साइड में नहीं है। सपोज आप सोचिए, फिगर बनाइए अपने दिमाग में। ट्यूबुलर है, पाइप जैसा है, ट्यूब लाइक है, तो अगर कंप्लीट होता तो कंप्लीट ऐसा होता चारों तरफ से, लेकिन इनकम्प्लीट है। आगे की ओर से है लेकिन पीछे की ओर नहीं है, इधर नहीं है, इधर कंप्लीट, इधर इनकम्प्लीट है, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। क्यों है? क्योंकि पीछे ओइसोफेगस है। हम लोग फिगर को ही बनाते तो हम लोग ऐसे फिगर बनाते, इस सेक्शन में रहता है। इधर ट्रैकिया, इधर ओइसोफेगस। इनकम्प्लीट है, पीछे से ओइसोफेगस का सपोर्ट है। क्यों कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं? ताकि जब इसमें विंड नहीं है, एयर नहीं है, तो ये श्रिंक ना कर जाए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स करने से बचाने के लिए, कहने का मतलब जब इसमें एयर नहीं है, हम लोग इनहेल नहीं कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारे जो वॉलंटरी एक्शन से हम लोग अपने ब्रीदिंग को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। तो अगर इसमें एयर नहीं है तो ये कोलैप्स ना करे, ये बंद ना हो जाए, उसको बचाने के लिए क्या होंगे? कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे। किसमें? ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया से कहाँ आ गए? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई को यहाँ बना लेते हैं। अगर ट्रैकिया चलिए यहाँ तक है, ये आ गए ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई में है तो हम लोग यहाँ एक लंग्स बना लेते हैं। सपोज ये है लंग्स। तो जो ट्रैकिया है ये ब्रोंकाई के थ्रू, ट्रैकिया इन लंग्स में इंटर नहीं करेगा। ट्रैकिया डिवाइड होगा फर्दर दो पार्ट में, उस ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में इंटर करेगा, ट्रैकिया नहीं करेगा। ये आपको याद रखना है। सपोज और एक इधर है, खैर वो दूसरे टाइप का बन गया, लेकिन लंग्स। और अब क्या होगा? ब्रोंकाई है, ये क्या है? ट्रैकिया। ये क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कोलैप्स होने से बचाएंगे। ये क्या है? ब्रोंकाई। अब ये फर्दर डिवाइड होंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, ये फर्दर डिवाइड होंगे।
ये फर्दर डिवाइड होंगे, ये फर्दर डिवाइड होंगे, और इनका जो एंडिंग है, एंडिंग पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जहाँ मैक्सिमम जहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा, यहाँ पे एक सपोज हम बना लेते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। देखिए हम लोगों ने इनहेल किया, एयर आया, एयर ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया से कहाँ गया, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से कहाँ गया, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स फिर और डिवाइड हुए फर्दर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में, और फाइनली कहाँ गया, इस एल्वियोलाई में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। और यहाँ पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज एल्वियोलाई। अब जो राइट लंग होता है और जो लेफ्ट लंग होता है, दोनों का साइज अलग अलग होता है। राइट लंग होता है वो थोड़ा बिगर होता है, हेवियर होता है। राइट लंग इज बिगर एंड हेवियर एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है एक फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड होता है, और जिसके वजह से वहाँ एक, उसी के वजह से जो लंग्स है, लेफ्ट लंग लेफ्ट साइड को टिल्टेड है। यहाँ पे एक नॉच होता है, कार्डियक नॉच बोलते हैं उसको, एक ढांचा होता है जिसमें हार्ट फिक्स होता है, वहाँ पे होता है। तो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को टिल्टेड होता है, जिसके वजह से जो लेफ़्ट लंग है वो क्या होता है, छोटा होता है और लाइटर होता है। अब एल्वियोलाई तक पहुँच गया, लेकिन अब खैर आप लोगों ने इतना समझ लिया, नोस्ट्रिल्स, नजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, फाइनली कहाँ पहुँचा, एल्वियोलाई में। अब देखिए अब क्या होगा। सपोज हम लोग एक लंग्स बनाते हैं, ठीक है, ये अगर हम लोग लंग्स बनाए, एक ही लंग बना रहे हैं, ठीक है, लंग्स के नीचे एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। ये ब्रोंकाई है, ये फर्दर ब्रोंकियोल्स में ब्रेक करेगा, ब्रांच होगा, मोर ब्रांचिंग, ब्रोंकियोल्स फाइनली कहाँ आएंगे, एल्वियोलाई में। और जो नीचे एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। जो डायफ्राम है वो थोरैसिक कैविटी, मतलब जो डायफ्राम के ऊपर का जो होगा उसको बोलेंगे थोरैसिक कैविटी, और जो नीचे डायफ्राम के होगा उसको बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। तो जो डायफ्राम है वो एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से सेपरेट रखता है, और इसका फंक्शन क्या है, ये ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। सपोज ये डायफ्राम है, डोम शेप्ड होता है, गुम्बद की आकार के जैसा। अब हमने क्या किया, एयर अंदर लिया, लंग्स फूलेगा, स्वेल होगा, बाहर की ओर बल्ज करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर अप लंग्स के अंदर आए, उसके लिए क्या होगा, जो डायफ्राम है ये नीचे की ओर पुश होगा, और पुश होके कैसा हो जाएगा, ऐसा। जो रिब्स है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिब्स है हमारे, तो रिब्स भी बाहर की ओर निकलेंगे, और डायफ्राम जो है वो नीचे जाएगा, और फिर क्या होगा, अंदर एयर आएगा। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राम फिर ऊपर की ओर जाता है, और जो रिब्स हैं वो नीचे की ओर जाते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और जो लंग्स है उसमें क्या होता है, CO2 बाहर निकल जाता है। तो अब एल्वियोलाई में क्या होगा, सपोज ये एक एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई के नज़दीक बहुत सारे ब्लड कैपिलरी होते हैं। हम लोग यहाँ खैर एक ही बनाते हैं,
क्या होंगे? ब्लड कैपिलरी। हम एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ होके कैपिलरी में आएगा। जो O2 है वो अंदर आएगा और जो कैपिलरी में CO2 है वो बाहर जाएगा, मतलब एल्वियोलाई में जाएगा। कैसे जाएगा? क्या क्या होना चाहिए, आखिर क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो जो एल्वियोलाई है, क्योंकि डिफ्यूज़न के थ्रू जा रहा है, एल्वियोलाई में पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स। ब्लड वेसल डायरेक्ट एल्वियोलाई से कनेक्ट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। उसके नज़दीक से जाएगा। रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, जैसा कि विलाई में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। ब्लड वेसल कनेक्टेड होता है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। जो सब्सटेंसेस होंगे वो मूव करेंगे ब्लड में, लेकिन ब्लड वेसल डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। वैसे ही जैसे कि एल्वियोलाई है, ब्लड वेसल होगा, इसके नज़दीक में होगा, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा इससे कि सीधे यहाँ से अंदर आ जाए O2, सीधे ब्लड मिल जाए। तो O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर आएगा। उसके लिए क्या होगा? सबसे पहला, जो एल्वियोलाई का वॉल है वो थिन होगा, बहुत पतला होगा, तभी तो डिफ्यूज़न होगा। मोटा सरफेस होगा तो डिफ्यूज़न होगा ही नहीं। तो डिफ्यूज़न होने के लिए ऑक्सीजन एफिशिएंटली आए, CO2 बाहर जाए, उसके लिए क्या होगा? एल्वियोलाई का वॉल जो होता है वो छोटा होता है, बहुत थिन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग एल्वियोलाई, जितना भी एल्वियोलाई होते हैं पूरे लंग्स में, उनको अगर हम लोग एक साथ जोड़ें तो एक टेनिस कोर्ट इतना बड़ा सरफेस एरिया बन जाएगा, मतलब 80 to 100 मीटर स्क्वायर इतना लंबा एरिया बन जाएगा अगर हम लोग सारे एल्वियोलाई को एक साथ रखते हैं। तो अगर हम लोग निकाल के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल्वियोलाई जो है वो लार्ज, या हम लोग बोल सकते हैं मेजर साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। क्यों है? क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो इफ़िशिएंटली पूरे बॉडी में सिर्फ नहीं जा सकता है प्रेशर के वजह से। कहने का मतलब जैसे कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से O2 अंदर आएगा। कब आएगा? जब प्रेशर बाहर ज़्यादा होगा, अंदर प्रेशर कम होगा। वैसे ही CO2 बाहर क्यों जाएगा? जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। प्रेशर की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। बाहर O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है O2 का, तो बाहर से O2 अंदर आया। बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज़्यादा है, CO2 बाहर आएगा। तो हमारे बॉडी में जो है O2 को कैरी करने के लिए, ताकि O2 इफेक्टिवली पूरे बॉडी में जाए, हर एक सेल तक जाए ब्लड के थ्रू, एक पिगमेंट होता है जिसको लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन। आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक पिगमेंट होता है जिसको लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है वो रेड पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? रेड पिगमेंट। कहाँ होता है? आरबीसी में होता है, आरबीसी के सरफेस पे होता है हेमोग्लोबिन। एक हेमोग्लोबिन क्या करता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, 4 O2 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, और उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। टोटल ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं उसका 97% जो है वो हेमोग्लोबिन के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, और 3% है ये किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। कैसे जाता है? हेमोग्लोबिन जो है HB हेमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। स्टेबल होगा तो कभी ऑक्सीजन इससे अलग होगा ही नहीं, बॉन्ड बन गया तो बना रह गया। अनस्टेबल होता है, इसीलिए जो ऑक्सीजन है जब सेल के पास जाता है HB हेमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन उससे अलग हो जाता है और
फिर जो हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है और ये O2 जो है वो टिश्यू में चला जाता है। ठीक है, ये हुआ ऑक्सीजन की बात। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से डिज़ोल्व हो सकता है ब्लड में या प्लाज्मा में, तो उसको कैरी करने के लिए हेमोग्लोबिन रिक्वायर नहीं है। वो जो मैक्सिमम पार्ट है उसका वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चला जाएगा लंग्स तक। जैसे कि देखिए ब्लड क्या किया, ब्लड यहाँ से O2 अंदर आया, इस O2 को ले गया सारे सेल्स तक। सपोज़ यहाँ है एक टिश्यू और यहाँ पे होगा क्या 3% बाई प्लाज्मा, यहाँ आया कैपिलरी। ठीक है, अब टिश्यू में क्या है, टिश्यू में फंक्शन हो चुका है, रिस्पायरेशन हो चुका है, क्या निकलेगा CO2 निकलेगा। ये CO2 आ जाएगा ब्लड कैपिलरी में। ठीक है, और O2 जो है वो हेमोग्लोबिन से अलग होकर आ जाएगा O2 यहाँ। अब CO2 जो ज़्यादा डिज़ोल्व है क्योंकि, तो बहुत कम पार्ट, बहुत कम माइन्यूट अमाउंट में जो होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ जाता है। 25 to 27% जो होता है CO2 वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर चला जाता है, और जो बचा 70% तो 77% वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, मतलब सोडियम कार्बोनेट्स NaHCO3, KHCO3 मतलब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लंग्स तक चला जाता है और वहाँ से एक्सहेल हो जाता है। इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा। अगर आप बायो पढ़ेंगे 11th में तो आप उसमें एक चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज, उसमें आप पढ़िएगा कि CO2 कैसे बॉडी से बाहर निकलता है, O2 कैसे अंदर आता है, कैसे बॉन्ड बनेगा, ये सारी चीज़ें। तो ब्रीथिंग में बस इतना ही। ब्रीथिंग में हमने जाना कि किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू। फंक्शनल लंग का फंक्शनल यूनिट क्या होगा, एल्वियोलाई। लंग्स जो राइट लंग होगा वो बड़ा होगा, हैवियर होगा लेफ्ट लंग से। एक कार्टिलेजिनस ऑर्गन, एक टिश्यू होता है जो जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, जो थोरेसिक कैविटी मतलब लंग कैविटी, जहाँ लंग है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, उसको एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो हम लोग इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम है वो नीचे की ओर आता है और रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आते हैं, और लंग्स जो है वो स्वेल करके एयर को अंदर लेता है, और एक्सहेल करने के टाइम ये ऊपर की ओर जाता है और लंग्स रिलैक्स करते हैं और जो है वो CO2 बाहर आ जाता है। और हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन कैसे आएगा। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। अनस्टेबल कंपाउंड होता है, टिश्यू में जाने के बाद फिर O2 और Hb में टूट जाएगा, और जो अमाउंट का जो CO2 है जो ब्लड के थ्रू आएगा वो कुछ अमाउंट में CO2 Hb से बाइंड होकर चला जाएगा, फिर प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा, और जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चला जाता है, NaCO3 या KHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चला जाता है, जो फिर बॉडी से बाहर एक्सहेल हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने ब्रीदिंग कंप्लीट किया, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, पिछले वीडियोज़ में हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। और मोस्ट इंटरेस्टिंग जो उसमें दिया है वो है हार्ट, तो हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।